ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ये क्वेश्चन 1 2 3 4 हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा बहुत डेरिवेशन है इसमें। पहले क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ से रट्टा वाला पार्ट पूरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आप समझते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, और घर में जैसे जैसे टाइम मिले फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये ऊपर का जो भी है वो याद करना है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बेसिकली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो ऑसिलेटिंग फील्ड्स रहता है। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और ये दोनों ऑसिलेटिंग रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट सोर्स का या फिर पॉइंट चार्ज का या लाइन चार्ज का या प्लेन का। फिक्स मैग्नेटिक फील्ड ये क्या रहता है? कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइन वेव के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मान लो कोई सोर्स है, ये सन है मान लो जैसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगे। और कैसे होगा? जब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मान लो मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, ये मेन लाइन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है। ये दिस इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, समझ पा रहे हो ना? ये आ रहा है ऐसे वर्टिकल प्लेन में, वाइब्रेट होते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब नेक्स्ट मैं बनाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए? इलेक्ट्रिक के 90 डिग्री में होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रह जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो। अरे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अरे समझ में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जो वेव जो जा रहा है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। थोड़ा सा समझ में आया क्या? ये तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों को क्या बोलते हैं? तीनों होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर। और ऐसे वेव्स का स्पीड भी फिक्स्ड होता है। क्या होता है इनका स्पीड? स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? तो लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के अलावा भी और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? मैं आपको 3 डायमेंशन में दिखा देता हूँ ये वेव कैसे दिखता है। ये देखो, थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। ये देखो, पर्पल वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन
दोनों के परपेंडिकुलर आया समझ में। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट। और इनको कोई मैटर नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, वैक्यूम में भी आगे जा सकते। सूरज और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है ना, क्योंकि सूरज की धूप आ रही है ना, मतलब इनको कोई मैटर या वो नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। ये जीरो मीडियम वैक्यूम के अंदर भी प्रोपोगेट करते हैं। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि साउंड को एयर चाहिए वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करने के लिए। अगर मेरे और आपके बीच में वैक्यूम है तो मैं कुछ कितना भी जोर से चिल्लाऊं, अब तक साउंड नहीं पहुंचेगा, एयर ही नहीं है बीच में। तो साउंड नीड्स अ मटेरियल, अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से जो लाइट अर्थ में आ रहा है, जो स्टार से जो लाइट आ रहा है, बीच में तो वैक्यूम है, फिर क्या आ रहा है ना लाइट। आया समझ में? चलो यार, प्रोड्यूस कैसे होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्ज। जब आप चार्ज को एक्सिलरेट करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लिख लो। डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, और एक चीज, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल स्पीड ऑफ लाइट। ई बाई बी अगर करोगे, ये देखो, ई बाई बी अगर करोगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालोगे, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रहता है और मैग्नेटिक एनर्जी भी रहता है, और इक्वल 50-50 रहता है। लिख लो। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन मैं बाद में दिखा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are uncharged and not detected by electric or magnetic field, not deflected by electric or magnetic field। आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहीं से जाने दे रहे हो, मान लो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, अगर यहाँ पे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, क्या वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद कोई चार्ज पार्टिकल का वेव नहीं है। आ रहा है समझ में? दीज आर, ये जस्ट एक वेव है। ये प्रोटॉन को नहीं अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन भी पड़ा होगा आसपास तो भी नहीं अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट रिपेल करेगा। आया समझ में? दूसरा चीज क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से वो भेज रहे हो, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने ऐसे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़े हो ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हैं। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे प्रोपोगेशन। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड दो, कुछ भी दो, तो सीधा निकल जाएंगे। चाहे आप प्रोटॉन रखो, चाहे इलेक्ट्रॉन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा निकल जाएगा। आए समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इनमें एक एनर्जी होता है और मोमेंटम होता है। तो सबके बारे में हम लोग पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे। लिख लो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है?
स्पेक्ट्रम होता है जब आप किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब देखो, वेवलेंथ क्या हो गया, एक वेव है, एक ऑसिलेशन में वो कितना आगे जा रहा है, ये हो गया वेवलेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज कंप्लीट वन वेव, कितना आगे गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, ये हो गया वेवलेंथ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, ये भी हो गया वेवलेंथ, है ना। लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस इन वन सेकंड। अब ध्यान से देखो, अगर वेवलेंथ को एक ऑसिलेशन में कितना आगे जा रहा है, इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, और यह है एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस गया। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, फ्रीक्वेंसी है 3 और वेवलेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो एक ऑसिलेशन में अगर 10 जा रहा है तो 3 में कितना जाएगा, 20, और 30 जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करने से आपका वेव वेलोसिटी आता है। वेवलेंथ इंटू करने से आपका वेव वेलोसिटी आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव वेलोसिटी कितना होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लैम्डा इंटू न्यू होता है सी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी, चलो आगे देखते हैं। तो आपको पता चल गया देखो इस चीज से कि लैम्डा इंटू न्यू सी होता है, तो सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, और वेवलेंथ अगर घटता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये रिलेशन है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिस डायरेक्शन में लैम्डा बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आया, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूँ। जब आप सारे के सारे रेज को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करते हो तो आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिखा देता हूं मैं। अलग अलग है, इससे भी और ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, अभी तो डिटेल्स में घुसेंगे अभी। मैं जस्ट आपको एक बेसिक सा दिखा रहा हूँ।
आप खुद बताओ इसमें वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे वेवलेंथ काफी ज्यादा है ना? यहाँ पे वेवलेंथ काफी कम है। अरे समझ में। तो लैम्डा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? ऑपोजिट में। तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक। अब देखो क्या क्या बोलते हैं। जो काफी बड़े वेवलेंथ के जो वेव्स रहते हैं उनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। पहला, रेडियो में कहाँ यूज होता है? ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टीवी। रेडियो देखे हो? रेडियो ट्रांजिस्टर देखे हो? दादाजी नाना जी लोग करते थे पहले जब टीवी नहीं हुआ करता था। रेडियो रेडियो के लिए क्या होता था? एक टावर रहता था, वहां से ईएम वेव चारों तरफ छोड़ा जाता था। तो आपके पास अगर रेडियो सेट है तो कैच करता है, उसका एंटेना होता है, वो कैच करता है और बड़बड़ बड़बड़ बकते रहते हैं। आप न्यूज सुन सकते हो। पहले जमाने में क्रिकेट का भी कमेंट्री देते लोग, है ना? तो दैट इज रेडियो। आज के डेट में भी एएम एफएम वगैरह कोई सुनता है क्या? एएम एफएम अपने बचपन में काफी फेमस हुआ था। एफएम आया, रेडियो मिर्ची, ये वो। बट नाउ नो वन गिव्स। तो बट एनीवेज, ऐसा क्यों है? आजकल रेडियो रेडियो क्यों सुनते लोग? एफएम एफएम वो तो दिन भर बड़बड़ 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 करते ही रहते हैं आरजे लोग। हाँ। कार में रेडियो सुनते हो या फिर यूट्यूब से ब्लूटूथ कनेक्ट करके या फिर यूट्यूब से या फोन से? अच्छा, पेन ड्राइव लगा है आपकी गाड़ी में क्या? पेन ड्राइव या ब्लूटूथ या रेडियो? टैक्सी में मोस्टली क्या चलता है? हाँ, टैक्सी में एफएम चलता है, आई थिंक। हाँ अच्छा। हाँ, जब से इंफोटेनमेंट आया ना, रेडियो रेडियो का पूरा क्रेजी है ना। चलो एनीवेज, बट मैं भी कभी रेडियो का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा। बहुत पकाऊ गाने चलते रहते हैं और ऊपर से गाने सुनो उनके हिसाब से, वो और दिमाग खराब होता है। मेरा टेस्ट अलग है यार, मैं अपने हिसाब से सुनूंगा। तो रेडियो वेव्स सबसे पहला। टीवी में भी रेडियो वेव्स यूज होते हैं। डीटीएच आई थिंक रेडियो वेव ही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जहां तक रेडियो वेव। रेडियो टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं। आपको रेडियो टेलीस्कोप दिखा देता हूँ। जो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेलीस्कोप है दैट इज आल्सो रेडियो टेलीस्कोप। चाइना में है ये। ये देखो, पहाड़ों के बीच इतना बड़ा, देख रहे हो? मैसिव। ये कितना बड़ा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बीच में एक छेद दिख रहा है आपको? एकदम सेंटर में। वो छेद कितना बड़ा बताओ? ये जो छोटा सा छेद दिख रहा है, ये बीच में पेंटागन शेप का ये वाला छेद दिख बड़ा है। यार दिखाई नहीं रहा है, एक पिक्चर है इतना बड़ा, उसमें पता चलता है। छोटा सा छेद वाज लाइक ऑलमोस्ट, अगर मान लो इतना बड़ा वो पेंटागन है, ह्यूमन साइज के हिसाब से इतना है। छोटे छोटे ह्यूमन थे वहाँ। मैं एक फोटो देखा था, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट खड़े होके तो चेक कर रहे थे। समझ रहे हो मतलब टेलीस्कोप कितना बड़ा है? इसका जो छोटा छेद देखे पेंटागन, दैट इज इतना बड़ा, बिगर देन जीएस टावर, ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिकेट फील्ड। और वो टेलीस्कोप है करीब करीब इतना बड़ा।
समझ लो कितना बड़ा है वो, है ना। पहाड़ों के बीच में बनाया चाइना ने। चलो, तो रेडियो वेव्स उसमें भी काम आते हैं, टेलीस्कोप्स वगैरह में। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का वर्किंग तो हम लोग समझेंगे। माइक्रोवेव में वेवलेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया, देखो। पहले लंबा वेवलेंथ, फिर माइक्रोवेव का थोड़ा छोटा वेवलेंथ, दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो वेवलेंथ छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ऑब्वियसली। यूज्ड इन कुकिंग। रेडार में भी होता है। अच्छा, रेडार का फुल फॉर्म ही होता है रेडियो डिटेक्शन। रेडार देखे हो कि नहीं, वो एयरपोर्ट वगैरह में ऐसे गोल 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 रहता है ना। तो ये हो गया। मोबाइल का जो सिग्नल आता है, जो नेटवर्क आता है, दैट इज ऑल्सो रेडियो वेव। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, गर्म चीजों में से निकलता है, नाइट विजन वगैरह में काम आता है इंफ्रारेड। उसके बाद रिमोट से, ये देखो, जैसे मैं अगर कुछ दबाता हूँ, ये कैसे पता चला, कुछ गया क्या यहाँ से वहां, दिखा कुछ जाते हुए, नहीं दिखा। क्या गया, यहाँ से हर रिमोट में एक ऐसा ये रहता है, यहाँ से एक इंफ्रारेड रे गया। आपको क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारे आईज के नॉट डिटेक्ट इंफ्रारेड रे, हमारे आईज को नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे अगर एक सांप रहता, स्नेक आइज इंफ्रारेड को पकड़ लेते, उसको दिखता यहाँ से कुछ गया ऐसे, चट से लेजर जैसे गया, उसको दिखता। लेकिन हमको नहीं दिखा, हमको ये चीज दिखा नहीं, हमको बस यहाँ पे दिखा अच्छा कुछ हुआ। आया समझ में। तो रिमोट्स ऑल्सो यूज इंफ्रारेड। आर्मी में आपने देखा होगा, उरी में एक स्पेशल टाइप का नाइट विजन कैमरा देखा होगा। ये देखो नाइट विजन कैमरा, उरी में ऐसा टाइप का देखा होगा हमने। देखे थे जब वो लोग मिशन पे जाते हैं, उनके उस ऊपर भी ये क्या रहता है, ये इंफ्रारेड रहता है। इसमें रात को आपको बिना लाइट देख जला के भी आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, उसमें दिखाया भी था ऐसे टाइप का, है ना। ये क्यों यूज करते हैं, ये देखो, अंधेरे में भी आपको क्लियर दिख रहा है, दिन के लाइट जैसे दिख रहा है। ये पूरा पिच डार्क है, हाँ, नॉर्मल आंखों से आपको नहीं दिखेगा। क्यों यूज करते हैं, ताकि आपको लाइट ना जलाना पड़े दुश्मन पे अटैक करने से पहले। तो ये इंफ्रारेड हो गया। अच्छा, इंफ्रारेड ऑफ स्नेक दिखा देता हूँ। स्नेक्स भी अंधेरे में कैसे शिकार करते हैं, ये देखो चूहा कैसे दिखता है सामने, आए समझ में। जो ठंडा होता है वो ब्लू कलर दिखता है, जो गर्म होता है वो येलो या ऑरेंज कलर का दिखता है। तो चूहा सांप को इस तरह का दिखता है। लाइट जले ना जले, अंधेरा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूहा के अंदर से रेड इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों निकलता है, बिकॉज इट्स अ मैमल। अरे समझ में, मैमल्स का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है ना। तो फ्लोर भले ही ठंडा हो, लेकिन चूहा ऑरेंज लग रहा है क्योंकि उसके अंदर से हीट रेडिएशन निकल रहा है। सांप ऐसे करके पकड़ता है चूहे को, सांप के पास इंफ्रारेड विजन है। आया समझ में। ये देखो, ये देखो, हाथ, ह्यूमन हैंड ऑरेंज कलर का लग रहा है क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड, हमारा जो टेम्परेचर है 37 है। लेकिन उसी पे देखो सांप लपेटा हुआ है, दैट इज ब्लू, क्यों, दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो एटमॉस्फेयर के जितना टेम्परेचर है उतना उनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो सांप को दूसरा सांप नहीं दिखेगा, लेकिन सांप को मैमल जरूर दिखेगा। अरे समझ में। ये देखो सांप कैसे दिख रहा है, ब्लू कलर का, क्योंकि इट्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और चूहा एकदम ऑरेंज दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड ट्रांसमिट्स हीट, मोस्टली हीट को ट्रांसमिट करता है इंफ्रारेड। फायर्स, आग जला के जो आप पास में बैठे बैठे ऐसे करते रहते हो, ये करते रहते हो, कैसा हाथ गर्म होता है, आग से इंफ्रारेड आ रहा है, आपके हाथ में पड़ रहा है और आपको गर्म लग रहा है। ठीक। इसके बाद होता है विजिबल, इतना पार्ट हमारा आई डिटेक्ट कर ले, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब पढ़ेंगे। इसी में आपका VIB GYOR, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब कुछ कलर होता है। ठीक है, यही हमें दिखता है, हमारी आंखें बस इतना वेवलेंथ डिटेक्ट कर पाती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट,
अल्ट्रावायलेट से स्किन कैंसर होता है। ओजोन होल से बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं सूरज के, जिस कारण स्किन कैंसर बहुत बढ़ गया था न्यूजीलैंड में। आ रहा है समझ में? यूवी से बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। जो हमारे आरओ के अंदर देखना है कि यूवी फिल्टर रहा है, क्या करता है? यूवी से बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारता है। उससे भी छोटा होता है एक्सरे। एक्सरे से हड्डी वड्डी बॉडी के अंदर कोई भी जो चीज एक्सरे को रिफ्लेक्ट करता है वो चीज दिख जाता है। ठीक है। और उससे भी छोटा होता है कहाँ? अच्छा, एक्सरे और कहाँ, बॉडी के अलावा और कहाँ यूज होता है? एयरपोर्ट्स में देखते हैं ना, सामान के अंदर लगेज बिना खोले अंदर देख लेते कहाँ क्या है ना। कभी कुछ देना पड़ा उन लोग को? ऐसा कभी हुआ है कि अरे मैडम ये नहीं ले जा सकते? मतलब कोई प्यारा चीज, बहुत बिलवेड चीज है, लेकिन छोड़ना पड़ा क्योंकि सीआईएसएफ वाला बोल रहा है, ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ हुआ था क्या, कोई बात नहीं। मैं गलती से बैग में एक बार एक बहुत मस्त सा, मेरे दोस्त ने मेरे को एक पॉकेट में दिया था। आर्मी नाइफ टाइप का रहता है ना, मस्त मस्त डिजाइन और फोल्डिंग का। मैं बैग में रख दिया था बस में जब ट्रैवल कर रहा था। वो क्या हुआ, बैग नीचे से ना एक जगह फटा फटा हुआ था, मतलब गिरा नहीं। दो दो लेयर रहते ना बैग में, ये और ऐसे, या आउटर लेयर है ये इनर लेयर। तो मैंने यही यहीं पे कहीं पे रखा था। यहाँ से इनर लेयर जो है फट गया था, आउटर लेयर इंटैक्ट था। ये क्या हुआ, यहाँ से घुस के यहाँ पे आ गया। अब मैं जब फ्लाइट में जा रहा था, शिप ज्वाइन करने ही जा रहा था, बैग को उल्टा करके देख लिया, अंदर देख लिया कुछ नहीं है, कपड़ा पड़ा ले गया। वहां पे जब एक्सरे मशीन से निकला, मतलब बैग में कुछ है। बैग में क्या है मेरे को दिखा रहा है, ये क्या चीज? मतलब फोल्डेड समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो चाकू है। तो मैं सब कुछ कपड़ा वपड़ा निकाल के देखा, ऐसे घुसा घुसा गया, किसी पे नहीं है। उसको दिखाया, वो भी देखा, अरे नहीं है। फिर एक्सरे से पास किया, फिर से दिखाया, ये क्या चक्कर है? फिर फाइनली हम लोग करीब 15-20 मिनट बाद हम लोग डिस्कवर की कि एक जगह फटा हुआ था, वहां से एक चाकू जो है अंदर घुस गया था। वो ऐसे ऐसे घुसा के ऐसे निकाला, बोला आर्मी, आर्मी नाइफ, मतलब वही जो दिस नाइफ टाइप का रहता है वैसे। मेरे को देखा, मैं मतलब मैं जानबूझ के नहीं रखा। तो एक्सरे बहुत खतरनाक चीज होता है, अंदर अंदर की चीजें दिखा देता है। जितने ज्यादा आर्म्स वेपन्स डिटेक्शन होता है, जितने ड्रग्स वगैरह जो वो होता है सीज होता है, सब में एक्सरे यूज होता है क्योंकि अंदर तक दिखा देता है। और उससे भी छोटा होता है गामा रेस। गामा रेस कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है और मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा भी कुछ रेज होते हैं, कॉस्मिक रेज वगैरह इसमें दी नहीं है। बट मोर और लेस आपको आइडिया लग गया ना कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, इनके यूजेस के प्रॉपर्टीज को किसने डिस्कवर किया, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब वही दिया हुआ है, देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, गामा रे। मैं अलग से ये टेबल नहीं दिखा रहा हूँ। कैसे प्रोड्यूस होता है, रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रेडियो प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है। Electrons and atoms emit light when they move from one energy level to another. इससे आपका विजिबल लाइट प्रोड्यूस होता है। ये याद आ रहा है, बामर लाइमन कुछ याद आ रहा है? बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, वही वाला चीज लिखा हुआ। हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जंप करता है शेल टू शेल। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, चैप्टर 2 में पढ़े थे क्लास 11। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी टू अदर, उससे यूवी बनता है। एक्सरे ट्यूब्स और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे बनता है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रेज बनती है। कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी लिखा हुआ है, खैर हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉलोइंग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये है पूरा का पूरा रट्टा। लिखना शुरू करो, सब कुछ दिया हुआ है, सोर्स, प्रॉपर्टी, यूजेस, टाइप, सब कुछ दिया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वर्ड टू वर्ड लिखो और इसको वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। रेडियो वेव समझा तो दिया ही हूँ आपको। वेवलेंथ होता है 0.1 से 600 मीटर, देखो कितना बड़ा, 600 मीटर, इतना भी लंबा रेडियो का वेवलेंथ हो सकता है। फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक होता है। सोर्स, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर और ऑसिलेटिंग सर्किट्स, डिस्कवर किया था मार्कोनी ने 1895 में। क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है ये? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, दो प्रॉपर्टीज दिखाता है। यूजेस, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो मैंने आपको दिखाया ना रेडियो टेलीस्कोप, लिख लो। टाइप्स बताता हूँ, पहले लिख लो टाइप्स इसके। पहला हो गया एएम, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मीडियम वेव, फ्रीक्वेंसी इतना होता है। एएम शॉर्ट वेव, फ्रीक्वेंसी इतना होता है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, इसका फुल फॉर्म, इतना फ्रीक्वेंसी होता है। टीवी वेव्स, इतना फ्रीक्वेंसी होता है। मोबाइल फोन के जो रेडियो वेव्स है, इतना फ्रीक्वेंसी। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज, ठीक है, लिख लो एटलीस्ट ये फुल फॉर्म्स याद रखना। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 10⁹ to 10⁻12 हर्ट्ज। सोर्स, ऑसिलेटिंग करंट्स इन वैक्यूम ट्यूब्स ऑफ क्लाइस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स, ये अलग अलग डिवाइसेस है, में करंट ऊपर नीचे होता है तो माइक्रोवेव निकलता है। मैग्नेट्रॉन, ये देखना माइक्रोवेव में भी रहता है, मैग्नेट्रॉन का 2 साल का वारंटी अलग से लिखा रहता है माइक्रोवेव में। डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी, सेम सेम ही साइंटिस्ट ने किया था। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, चारों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इनके बारे में ज्यादा हम लोग वेव नेचर में पढ़ेंगे आगे। कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ अ सिग्नल बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, यूज्ड इन रडार्स, रडार यूज होता है एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी माइक्रोवेव के थ्रू होता है। एंड माइक्रोवेव ओवंस में भी यूज, लिख लो माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स, वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सोर्स हो गया हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1800। प्रॉपर्टीज, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन थ्रू फॉग, फॉग से भी निकल सकते हैं इंफ्रारेड। यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है? रिमोट कंट्रोल, ग्रीन हाउसेस के अंदर, ड्यूरिंग हेज फोटोग्राफी एज इट इज लेस स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन्स, मसल स्प्रेन वगैरह होने से डॉक्टर्स लोग इंफ्रारेड रे यूज करते हैं गर्म सेक देने के लिए। रीडिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशियंट वॉल, एंशियंट वॉल्स पे अगर कुछ लिखा हुआ है, काफी इंक्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड में दिखते हैं। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी, मॉलिक्यूल्स का कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा एटम कैसे लगा है, जो शेप, ज्योमेट्री, शेप वगैरह पढ़े हो वो सब इंफ्रारेड स्टडी से आता है। ऑल्सो नोन एज थर्मल रेडिएशन, लिख लो। नेक्स्ट हो गया विजिबल रेज, वेवलेंथ इतना है, इसको आप एक और यूनिट में लिख लो, 400 से 700 नैनोमीटर्स, या फिर एंगस्ट्रॉम्स में
4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम्स। अलग अलग यूनिट्स में दिया रहता है। नैनो मतलब क्या, 10⁻⁹। फ्रीक्वेंसी ये हो गया। कैसे निकलता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू अनदर एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस एंड इनकैंडेसेंट बॉडीज। इनकैंडेसेंट मतलब हॉट बॉडीज। प्रॉपर्टीज ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक एक्शन, सेंसेशन ऑफ लाइट, ये सब कुछ दिखाता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे वेव नेचर ऑफ लाइट में। यूजेस देखने में हेल्प करता है हम लोग को। एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन और इसका सीक्वेंस क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हो गया विजिबल रेज। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सोर्सेज हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज इन ट्यूब्स, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मर्क्यूरी, सन से भी आता है। डिस्कवर्ड बाय रिटर 1800 में। प्रॉपर्टीज फोटोग्राफिक एक्शन, फ्लोरेसेंस, आयोनाइजेशन, टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन में ज्यादा पड़ता है तो टैन हो जाता है, धूप में जो टैनिंग होता है। यूजेस फूड प्रिजर्वेशन में यूज करता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स एंड फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। कभी देखियो बैंक में जाली नोट को डिटेक्ट करने के लिए एक यूवी मशीन रहता है उनके पास, देखियो वो चीज। बैंक में देखना, कभी 500 या 2000 का नोट दोगे ना, ऐसे करके एक मशीन में लगाएंगे और ऐसे वो बता देता है कि रियल जेन्युइन नोट है या फेक नोट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फॉरेंसिक वाले देखते हैं, एक लाइट लेके ऐसे करके देखते हैं दीवार में या कहीं पे कोई फिंगरप्रिंट है क्या। आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब यूवी रेज मारोगे आपको दिखता है वो। आ रहा है समझ में। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर capable of causing skin cancer but major amount is absorbed by ozone layer in the atmosphere। यूवी से आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है लेकिन ओजोन लेयर हमको बचा लेता है। लिख लो एक्सरेज। एक्सरेज का वेवलेंथ लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो। Sources sudden deceleration of fast moving electrons by metal target discovered by Roentgen। Properties photographic action, ionization, photoelectric effect, fluorescence। Uses मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। स्टडी ऑफ क्रिस्टल क्रैक डिटेक्शन इन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल एक आपने कंक्रीट का बीम बनाया, ये बाहर से कहीं पे क्रैक दिख रहा है क्या, लेकिन अंदर कहीं पे हो सकता है क्रैक, है ना, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। दो ही तरीके, या तो तोड़ो, तोड़ने से तो खत्म ही हो गया है ना, एक्सरे से भी कर सकते हो। एक्सरे से आप देखोगे तो अंदर का क्रैक फट से दिख जाएगा। तो बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आए समझ में। एक्सप्लोसिव और गोल्ड डिटेक्शन एट एयरपोर्ट्स, रेडियोथेरेपी टू क्योर कैंसरस ग्रोथ, ये सब में एक्सरेज यूज होते हैं। अच्छा, जो हॉस्पिटल में जो एक्सरे करते हैं उन लोग को बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। वो लोग ज्यादा देर एक्सरे मशीन में नहीं रहते, देखना, जाते हैं एक्सरे लेते हैं वापस बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन में ज्यादा देर रहोगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अरे समझ गए। तो अगर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो अगर रेडियोलॉजी में जा रहे हो खासकर, तो रेडियोलॉजी एक खतरनाक वो हो सकता है। अगर आप वहाँ पे ऐसी टाइम पास बैठे रहे, बैठे बैठे और भाई क्या चल रहा है, चाय ला यार चाय पीते हैं, रेडियोलॉजी रूम में चाय पियोगे तो मुश्किल हो जाएगा। लिख लो। चलो हो गया, तो नेक्स्ट गामा रेस। वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर टू -14, सबसे छोटा वेवलेंथ रहता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है। सोर्स होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूजन फिजन ये सब होता है, वहां गामा रेज निकलता है। कोबाल्ट 60 इज अ प्योर गामा रे सोर्स। कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप होता है जिससे प्योर गामा रे निकलता है। डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल। प्रॉपर्टीज फोटोग्राफिक एक्शन, फ्लोरेसेंस, आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, के भी अंदर से घुस के निकल जाएगा गामा रे।
यूजेस रेडियोथेरेपी फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन एंड इथाइलिन में यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज होता है। फूड प्रिजर्वेशन, स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये सब में गामा रेज यूज होते हैं। लिख लो। चलो, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और उसके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज हाउ डज अ माइक्रोवेव वर्क। माइक्रोवेव में क्या होता है, देखो। मेक्स यूज ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, ऑब्वियस सी बात है। माइक्रोवेव में हमेशा वही खाना गर्म कर सकते हो जिसके अंदर वाटर कंटेंट है, और ज्यादातर खानों के अंदर वाटर कंटेंट रहता है। चावल, दाल, सब्जी, मछली, चिकन, सब में वाटर कंटेंट रहता है। माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है, the frequency at which water molecule vibrate is 2.45 gigahertz। ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी में वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगा, वाइब्रेट नहीं करेगा। इससे ज्यादा होगा, नहीं करेगा। 2.45 गीगाहर्ट्ज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या करता है? When water molecule receive electromagnetic radiation of 2.45 gigahertz, the molecules absorb the energy and get heated up। मैंने क्या बोला? इससे ऊपर अगर करेगा तो भी वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेगा। इससे नीचे का फ्रीक्वेंसी होगा तो भी नहीं करेगा। एग्जैक्ट 2.45 गीगाहर्ट्ज में अगर वाइब्रेट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा। और वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना मतलब क्या? पानी गर्म हो रहा है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज हीट। ठीक है, तो जिस भी खाने के अंदर पानी है तो माइक्रोवेव में डालो, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितने देर के लिए भी डालो, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेगा, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। आए समझ में? तो माइक्रोवेव खाने को गर्म नहीं करता, खाने के अंदर के पानी को गर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है। इसलिए इतना जल्दी माइक्रोवेव गर्म कर देता है। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हेंस सेटिंग अप वाइब्रेशंस इन द नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कभी भी माइक्रोवेव के अंदर मेटल डालने मना करती है मम्मी, है ना। मेटल का बर्तन, मेटल का कोई सामान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर तो पानी नहीं है ना। अरे समझ में? तो मेटल कंटेनर्स शुड नॉट, और एक चीज क्या, मेटल कंडक्टिंग भी होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल कंडक्टर्स शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ गेटिंग शॉक फ्रॉम एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। मेटल कंटेनर में एक तो पानी नहीं होता, तो मेटल गर्म नहीं होगा, पहला चीज। सिमिलरली प्लास्टिक का कंटेनर भी देखना, खाना गर्म होता है, प्लास्टिक का कंटेनर गर्म नहीं होता। प्लास्टिक के अंदर पानी तो है नहीं। ठीक है, तो जिसके अंदर भी पानी नहीं है उसको रखो माइक्रोवेव के अंदर, वो गर्म नहीं होगा। लेकिन मेटल में क्या रिस्क रहता है? चार्जेस एक्यूमुलेट कर लेता है इतना। जब वेव पड़ता है मेटल के ऊपर, मेटल चार्जेस एक्यूमुलेट कर लेता है, और आप जैसे ही छूने जाओगे बहुत जोर से स्पार्क होगा, आपको झटका लगेगा। आए समझ में? ऑल्सो मेटल कंटेनर्स कैन मेल्ट फ्रॉम हीटिंग, बट पोर्सलेन कंटेनर्स हैव लार्जर मॉलिक्यूल्स। मेटल कंटेनर मेल्ट हो सकता है, बट पोर्सलेन, चीनी मिट्टी जो होता है, उसके कंटेनर के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच डू नॉट एब्सॉर्ब माइक्रोवेव एंड हेंस दे डू नॉट गेट हीटेड अप। तो पोर्सलेन कभी गर्म नहीं होता। मेटल कंटेनर्स झटका भी दे सकता है, मेल्ट भी हो सकता है। इट इज मोर एफिशिएंट बिकॉज हीट इज नॉट वेस्टेड इन हीटिंग अप द कंटेनर। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, कम करंट में काम करता है। क्योंकि देखो, नॉर्मल आग पे जब गर्म करते हो आप, खाना भी गर्म हो रहा है, बर्तन भी गर्म हो रहा है। बर्तन गर्म करके क्या करेंगे? बर्तन को खाना थोड़ी है, खाना चाहिए ना हमें गर्म। माइक्रोवेव वही करता है, बर्तन को गर्म नहीं करता, सिर्फ खाने को गर्म करता है, तो जल्दी गर्म होता है, एफिशिएंट होता है, कम एनर्जी में भी काम करता है। आया समझ में? दैट वाज ऑल रिगार्डिंग माइक्रोवेव। इसके बाद बस आपका इस थियोरेटिकल डेरिवेशंस बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास खत्म।